नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और शहर की सरकार में लगातार मतदान का दौर जारी है। राजस्थान के 3 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। तीनों शहरों में अपनी सरकार बनाने के लिए मतदाताओं में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही है। मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पोलिंग बूथों पर पुलिस का पहरा तैनात है। वहीं उधर चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने निगमों के मतदाताओं से कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी जारी की है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर शहर की सरकार का अपडेट क्या है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में नगर निगम चुनाव का पहला चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में हो रहा है नगर निगम चुनाव। 3 नवंबर को आएंगे परिणाम। 16,54,547 मतदाता, 2,761 मतदान केंद्र बनाए गए। तीनों निगमों में 250 वार्ड, जयपुर हेरिटेज में 100 वार्ड, 9,32,908 मतदाता, 4,91,633 पुरुष मतदाता, 4,41,260 महिला और 15 अन्य। जोधपुर उत्तर में 80 वार्ड, 3,88,847 मतदाता, 1,99,505 पुरुष मतदाता, 1,89,339 महिला और 3 अन्य मतदाता। कोटा उत्तर में 70 वार्ड, 3,32,792 मतदाता, 1,70,959 पुरुष मतदाता, 1,61,831 महिला और 2 अन्य मतदाता। जयपुर हेरिटेज के 100, जोधपुर उत्तर के 80 और कोटा उत्तर के 70 सहित 250 वार्डों के लिए मतदान चल रहा है। तो वहीं जयपुर में 430, जोधपुर में 296 और कोटा में 225 समेत कुल 951 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। साथ ही पहले चरण में 2,761 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7:30 बजे से जारी है। तो वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है और मतदान का समय भी आधा घंटा अधिक बढ़ाया गया है, ताकि मतदाता भीड़ का हिस्सा बने बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। निगम चुनावों को लेकर चुनाव आयुक्त PS मेहरा ने कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील के साथ ही दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मतदान केंद्र सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करवाना सुनिश्चित करें। बहरहाल प्रदेश में नगर निगम चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों का भाग्य EVM में बंद हो जाएगा और 3 नवंबर का सभी उम्मीदवारों को इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, गुजरात के बहुत बड़ी खबर गुजरात से है, जहां गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। 2 बार गुजरात के CM रहे थे केशुभाई पटेल। तकरीबन 92 साल की उम्र में निधन हुआ है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का। बड़ी दुखद खबर गुजरात से सीधी मिल रही है। केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। 92 वर्षीय केशुभाई पटेल का निधन की सूचना गुजरात से मिल रही है। 2 बार, आपको बता दें, 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे केशुभाई पटेल और उसके बाद में तकरीबन यूँ माना जाए कि वो दौर राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दौर कहा जा सकता है, जिस दौर में केशुभाई पटेल ने गुजरात की कमान संभाली थी और आज उनका निधन हो गया।
चलिए, शहर की सरकार में लगातार चर्चा हमारी जारी और सुबह से लगातार अपडेट आपको दिया जा रहा है किस तरीके से आम आदमी, जागरूक आदमी और मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए कोविड-19 की इस महामारी के दौर में भी शहर की सरकार में अपनी भूमिका का निर्वहन बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, किन मुद्दों पर खासतौर पर शहर की सरकार बनने जा रही है और मतदाता का रुझान किन मुद्दों को लेकर है, ये तमाम विषय पर लगातार हमारी चर्चा चल रही है। और एक बार फिर से पैनल में शामिल होने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह खान जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं, साथ ही निमिषा गौड़ बीजेपी नेता के तौर पर मेरे पैनल में शामिल हुई है। वहीं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस लीडर मेरे साथ शामिल हुए हैं। अब तमाम मेहमानों का मेरे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। और सबसे पहले रहमतुल्लाह खान, अपडेट आपसे ले लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से शहर की सरकार को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन दशकों में जो राजनीति में परिवर्तन आया है, यानी कि स्थानीय चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि दिग्गजों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती है और कहीं ना कहीं उनका जनाधार कितना है, कितनी सीटें वो अपने क्षेत्र से निकाल पाते हैं, उसका आकलन लिया जाता है। राजनीति की पहली सीढ़ी मानी जाती है स्थानीय चुनाव को लेकर के। और जिस तरीके से अब की बार डबल निगम चुनाव इन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि खासतौर पर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो निगम बनाए गए हैं और उनके चुनाव का पहला चरण आज है। रहमतुल्लाह खान, जयपुर से अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास में है और क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? रहमतुल्लाह खान। देखो, शहर में सुबह से लगातार सभी मतदान जो बूथ है वहाँ पर लगातार लोग जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और इस वक्त हम CSK में मौजूद है और यहाँ पर राजीव अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो पहुँच चुके हैं और उनसे सबसे पहले बातचीत की। सर, आप मतदान करने आए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जब भी आप सबको मालूम है एक जन कल्याणकारी सरकार इस प्रदेश में है और जयपुर के विकास को हमने देखा है कि जयपुर का विकास जयपुर विश्व के मानचित्र पे तभी आया है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है। मैं चाहता हूं कि जयपुर की जनता सोच समझ के कोरोना का संकट है उसमें जो काम हुआ है उसको देखते हुए और आने वाले समय में जयपुर के विकास में भागीदार बने। राजस्थान की सरकार होते हुए जयपुर में अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है हेरिटेज में और ग्रेटर दोनों नगर निगम के अंदर, तो निश्चित रूप से एक विकास की गंगा बहेगी। अशोक गहलोत जी, शांति धारीवाल जी ने जो आज जयपुर का जो आधुनिक स्वरूप देखते हैं उनके समय में हुआ है और आज जब से कांग्रेस सरकार आई है जयपुर 28वें नंबर पे और जोधपुर 29वें नंबर के ऊपर सफाई के अंदर पहुंचा है। मुझे पूरा विश्वास है नगर निगम के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के साथ ही हमारे बोर्ड बनाएंगे तो आने वाले समय में स्वच्छ वातावरण मिलेगा। और सफाई आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जब कोरोना का महासंकट आया हुआ है। जयपुर का विकास हो, जयपुर स्वच्छ रहे, जयपुर हरा भरा रहे। जयपुर में विकास के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे को उम्मीद है कि यहाँ की जनता जुड़ेगी। धन्यवाद। राकेश, जिस प्रकार से राजीव अरोड़ा ने बोर्ड बनाने को लेकर के साफ तौर पर कहा है कि उनका जो जयपुर में जिस तरीके से जो विकास है वो करेंगे। ठीक है सर, आपसे एक पूछना चाहेंगे जो किस तरीके से चुनौतियां काफ़ी है? देखिए, चुनौती से मुकाबला चलता रहता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो, अगर एक ऐसा मेयर हो और एक ऐसा पार्षद हो जो कि लोक कल्याण करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हो, जिसमें राजनीतिक विद्वेष की भावना ना हो, जीतने के बाद सबको बराबर रखे, चुनाव करे। आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं करी। जो दूसरी पार्टी है सामने वाली, उसने हमेशा लोगों को बरगला कर, लोगों को दबा के, लोकतंत्र का गला घोट के चुनाव के अंदर वोट लिया है। मैं तो उदाहरण हूँ, पूरे प्रदेश को मालूम है कि किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत समय से जयपुर में नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया है, लेकिन अब जब लोगों ने काम करते हुए देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय के अंदर नगर निगम के अंदर न केवल बोर्ड बनेगा बल्कि जयपुर एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से राजीव अरोड़ा, चलिए शुक्रिया रहमतुल्लाह खान। ये थे राजीव अरोड़ा, कांग्रेस नेता और साफ तौर पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और जिस तरीके की आशा उन्होंने जताई है, तमाम लोगों से अपील भी की है और ये कहा एक अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि जयपुर का विकास सुनिश्चित किया जा सके। निमिषा गौड़ बीजेपी नेता के तौर पर मेरे साथ मौजूद है, साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। निमिषा जी, सर्वप्रथम आपके पास आना चाहेंगे,
तमाम मुद्दे हैं, केंद्रीय मुद्दों का भी जिक्र लगातार किया जाता है, शहरी निकायों के चुनाव, शहरी निगमों के चुनाव है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से ब्लैक पेपर आपने जारी किया, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, और सरकार के ऊपर लगातार आपके आरोप जारी है, कानून व्यवस्था की बात हो या स्थानीय निगमों में किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं, इनको लेकर के लगातार आपकी पार्टी की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन मुद्दा यह भी उठता है कि जब तक विष्णु लाटा सीमा लांघ करके कांग्रेस के पाले में नहीं गए, तब तक तो निगम में आप ही बैठे थे। तो किस आधार पर आप सवाल खड़े करते हैं निमिषा जी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मतदाताओं से अपील करूंगी कि कोविड-19 के इस पीरियड में आप लोग अपने जो जितनी भी सिक्योरिटी पॉइंट्स इसके बता रखे हैं, अपना मास्क पहने और प्रॉपर सैनिटाइज करके मतदान के लिए अवश्य आप लोग बाहर निकले, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व स्थानीय चुनाव में भी हमें पूरी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब तक हम सर्वश्रेष्ठ अपना करते हैं, उसी आधार पर राज्य का विकास होता है। यद्यपि मैं कहना चाहूंगी कि जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में आई है, तब से विकास की बयार की जगह अपराधों की ऐसी शरण स्थली बन गया है, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं कि एनसीपीआर के आंकड़े भी आपके सामने हैं। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बात कर रहे थे कि हम विकास की बात करते हैं और हमने विकास के लिए सोचा है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, कोविड-19 की ऐसी भयावह महामारी के समय जहां जनता त्रस्त हो रही थी और आप लोग होटल में अपना समय बिता रहे थे और होटलों में सत्ता की जूझ, आपस में द्वंद्व की जूझ जनता ने देखी है, तो आज जनता त्रस्त है और अपराधी मस्त है, क्योंकि ऐसी सरकार बन चुकी है राजस्थान में जहां पर अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है। हम आधी आबादी तो जिसे कहते हैं बहुत भयभीत है। तो इन हालातों में जब नगर निगम के चुनाव के अंदर आज जयपुर की जनता जो है वो जाग चुकी है। बात करते हैं विकास की, बात करते हैं जन कल्याण की नीतियों की। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार ने आते ही बदले की भावना से जिन योजनाओं से जनता को सीधा लाभ हो रहा था, भामाशाह स्वास्थ्य योजना है, भामाशाह भी, उसको बंद कर देना और रसोई जो योजना चल रही थी, अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसको नाम परिवर्तित करके लगाना, ऐसी जो बदले की भावना, बच्चियों की स्कूल के रंग बदल देना या सरकारी स्कूल के अंदर जो योजनाएं थी उनको कोविड के पीरियड में कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, या मानवीयता, करुणा और एक लोक कल्याणकारी राज्य की जगह वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने जो प्रदर्शन किया है वह पूर्णतः एक ऐसा बदले की भावना, सत्ता को बचाने की भावना और द्वंद्व की, आपसी द्वंद्व को प्रदर्शित करता हुआ प्रदर्शन रहा है। तो जनता सब जान चुकी है और मतदान भी करेगी और कांग्रेस की नीतियां, कूटनीतियां सत्ता में रहने के लिए जितने भी की गई हैं उन सबसे त्रस्त हो चुकी है। कोई सरोकार नहीं है। निश्चित तौर पर आज जनता पारदर्शिता और जवाबदेहिता की सरकार चाहती है, जो यहाँ पर कहीं दिखी नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं करने दिया जाता है और अपराध करते करते अपराधियों को ये कहा जाता है कि वो नाबालिग बच्चियां तो घूमने गई थी। मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या ये जिम्मेदारी वाला जवाब था? तो ना तो आधी आबादी सिक्योर है, ना जनता का विकास है। तो ऐसी त्रस्त जनता कांग्रेस से परेशान हो चुकी है और कोई जिसे कहते ना सरोकार नहीं रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे कि आज जनता अधिकाधिक मतदान करे और इसको मुंह तोड़ जवाब दे राज्य सरकार को कि सरकार की जन नीतियों की उपेक्षा करके कोई सरकार नहीं रह सकती। ठीक है, ठीक है। स्वर्णिम जी, कुल मिलाकर के नाम बदलने का आरोप तो आपकी पार्टी की तरफ से ज्यादातर बीजेपी के ऊपर लगाया जाता है, अब की बार तो नाम आप लोगों ने बदल दिए, सीधा आरोप है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, देखिए ये आरोप जो लगा रहे हैं ना, ब्लैक पेपर जारी करना, आरोप लगाना, झूठे बातें करना, भ्रम फैलाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है हमेशा से। और इस बात का सबसे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि हमने योजना का नाम नहीं बदला है, हमने योजना बदली है। एक गाड़ी आकर के सड़क किनारे खड़े होकर के बना हुआ खाना सुबह से शाम तक जो है लोगों को दे देती थी, उसकी जगह आज वहां पे कैंटीन खोले गए। एक भवन है, भवन में उचित वेंटिलेशन के साथ में टेबल कुर्सी लगा करके बिठा करके वहीं बना करके परोस के ताजा खाना खिलाया जाता है।
यह है इंदिरा रसोई, जो किसी ठेके पे किसी संस्था को दी हुई जो पहले योजना चलती थी वो नहीं है। यहाँ पे बिठा करके जगह जगह जो आवश्यक सुविधाओं के साथ लैस कैंटीन में साफ सुथरी जगह पे वहां खाना खिलाया जाता है, बिठा करके बिल्कुल जो अपनी परंपरा है उस अनुसार। तो ये आरोप तो आधारहीन है, क्योंकि ये बौखलाहट है। दूसरी चीज इन्होंने ये कही, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, तो एनसीआरबी के किसी भी आंकड़े में जो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि क्राइम बढ़ रहे हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़े तो अभी जारी ही नहीं हुए, शायद इनको जानकारी नहीं है। इनको पहले ये जानकारी लेकिन स्वर्णिम जी आंकड़ों का इंतजार थोड़ी करेंगे, स्वर्णिम जी आंकड़ों का इंतजार थोड़ी करेंगे, घटनाएं तो हो ही रही है ना, घटनाएं तो हो ही रही है ना स्वर्णिम जी। स्वर्णिम जी ये बयान मत दीजिए, घटनाएं तो हो ही रही है ना स्वर्णिम जी। मैं घटना जो हो रही है ना, उनमें घटनाओं में त्वरित कार्रवाई हो रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार की तरह अपराधियों को संरक्षित नहीं कर रहे। जहां पे पीड़िता कोई रात को 2 बजे उसकी मृत्यु के बाद तेल छिड़क के जला दिया, ऐसी कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्रवाई और इस तरह का जंगल राज केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में ही होता है। और राजस्थान में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इनकी सरकार थी, उस सरकार में जो आखिरी साल था, अगर उसके आंकड़े देख लें तो इतने भयावह आंकड़े तो हिंदुस्तान में किसी बिहार के बाद सिर्फ राजस्थान में ही थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड की जब से कोरोना की या महामारी यहाँ पे ने पैर पसारा, वो पसारा सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार जो थी नमस्ते ट्रंप का आयोजन करने में लगी हुई थी, और उसको जो है ट्रंप की उनकी जो महिमा मंडन इनको करना था, इस कारण से यहाँ पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया और देश में पैर पसार लिए। स्क्रीनिंग हुई नहीं एयरपोर्ट्स पे, और ये राजस्थान ही है जिसने यहाँ पे कोविड से लड़ने में और जो प्रशासकीय कार्रवाई करने में जिस प्रकार की तत्परता दिखाई, स्वर्णिम जी सवाल खड़ा होता है। देखिए स्वर्णिम जी, राजनीति अपनी जगह, स्वर्णिम जी राजनीति अपनी जगह, सवाल खड़ा होता है, ठीक है। कोरोना महामारी को लेकर के तमाम पार्टियां या यूं कहे कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग जोरों पर है, स्वीकार किया जा सकता है, राजनीति का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के ये विषय बना देना, कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष अगर यहाँ पर आता है तो क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं रहेगी उसकी अवगत करना? कोरोना महामारी पर बेहतर नियंत्रण हो सकता था, ये आप कह सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर के जो नियोजन किया जाना था वो बेहतर किया जा सकता था, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये थोड़ी ना खड़ा होता है कि दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आपके देश में आए और उस देश में जहां पर पावनों को विशेष रूप से सम्मान दिया जाता है, और आप सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अवभगत में आप लगे रहे। आप ये बोल सकते हैं कि नियोजन सही तरीके से नहीं हो पाया कोरोना को लेकर। तो इसका मेरे से जवाब ले लीजिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं आए थे, उनको इस समय इनवाइट करके, जब हमारे यहाँ पे पहला केस रिपोर्ट हो गया था उस वक्त इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया था। और इनवाइट किया था किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई यहाँ पे नीतिगत निर्णय लेने थे, कोई शिखर वार्ता होनी थी, कोई देश के जो सामरिक संबंध है इनको लेकर के बात होनी थी, ऐसा तो कुछ था नहीं। केवल उनको बुलाया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप के आप इंटरव्यू देख लीजिएगा उस समय के, केवल ये था कि उसमें उनको ये कहा गया कि आप यहाँ आइए और हम आपका स्वागत करना देते हैं, पहली चीज। दूसरी, आप कह रहे हैं नियोजन, बिल्कुल सही बात है। नियोजन के समय जब इनको मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी थी तो आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, लॉकडाउन लगा दिया। उसके बाद हमारे सारे मजदूर पैदल सड़कों पे घूमते रहे अपने घर जाने के लिए, 1,000 किलोमीटर अपने परिवार को, अपने सामान को कंधे पे लाद करके घर गए। तो ये कमियां थी। और राजस्थान सरकार की जहां तक बात है, राजस्थान सरकार ने तो वो कार्य किया जिस प्रकार से कोविड को कंटेंट करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए, घर घर राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रात दिन काम किया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए जवाब ले लेते हैं, जवाब बनवा करके पहुंचाया, जवाब ले लेते हैं। लेकिन जवाब ले लेता हूं निमिषा जी से, जवाब ले लेता हूं, लेकिन सवाल तो आपके ऊपर भी वहां खड़ा होता है जब बारिश का मौसम था। जवाब स्वर्णिम जी जवाब ले लेता हूं, निमिषा जी से तमाम विषय पर जवाब ले लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपके लिए यह भी है कि जिस दौर में जब मानसून का वक्त होता है, निगम में बोर्ड भी आपका था, ठीक है, चुनाव को लेकर के, कोरोना महामारी को लेकर के चुनाव पेंडिंग रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हर साल की तरफ बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित होते हैं, शहर की सफाई होती है, वो सफाई व्यवस्था हमने देखी है। अब की बार किस तरीके से निगम में लापरवाहियां हुई है, मानसून का पूरा दौर गुजर गया और शहर में गंदगियां जिस तरीके से अटी पड़ी थी, इसका दोष कहां दें? सरकार भी आपकी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी के बोर्ड में आपने सेंध लगाई और विष्णु लाठा को अपनी तरफ शामिल किया था, तो उम्मीद तो आप ही से करेगी जनता। स्वर्णिम जी, तो मैं ये सुनिए आप
बीजेपी ने जिस तरह से ब्लैक पेपर जारी किया, अगर उसकी बजाय ये अपनी 20 साल से जो इनका बोर्ड बन रहा है ना इन तीनों निगमों में, उसमें इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं उसको लेकर के अगर जारी करते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। और मैं आपको बताता हूं, बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बने, और क्या आपको कहीं भी ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई अव्यवस्था है? आपको कहीं ऐसा लगा कोरोना के दौरान जो है किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में जान गंवानी पड़ी? क्या किसी को दवाई का अभाव हुआ? किसी को क्या भोजन का अभाव हुआ? हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और इसको लेकर के सरकार ने न सिर्फ राशन सामग्री बांटी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं जो यहाँ पे जनता की सेवा में लग गए, गरीब की सेवा में लग गए, खाना बना करके दिया, और इस तरह की जो है हमने सारी जो भी सेवा कर सकते थे उस सेवा में कांग्रेस के कार्यकर्ता रत रहे, बीजेपी ही नदारत रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार ने जो कार्य किया इसको लेकर के, तो इस प्रबंधन को लेकर के और इस प्रशासकीय जो हमने निर्णय लिए और कदम उठाए इनको लेकर के, तो प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के सामने राजस्थान की तारीफ की। हो सकता है प्रधानमंत्री जी से निमिषा जी सहमत ना हो, इनके विचार न मिलते हो सकता है, लेकिन सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई नहीं करनी चाहिए और आरोप नहीं लगाने चाहिए। और ये अगर इनको देखना होता तो गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी चले जाते, जहां पे प्रसूताएं जो है इलाज के अभाव में मर गई, एम्बुलेंस में 8-8 घंटे घूमती रही, किसी हॉस्पिटल ने उनका इलाज नहीं किया। इस तरह के वाक्य राजस्थान में निमिषा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। निमिषा जी, आप आरोप लगाते हैं, पीएम मोदी तारीफ करते हैं कोरोना प्रबंधन को लेकर खासतौर पर, और ये सबने देखा है, और खासतौर पर भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ भी हुई है। आप लोगों के आरोप कम नहीं होते, प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना महामारी को लेकर के जिस तरीके का सेवा कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा है, कांग्रेस का सीधा आरोप है बड़े नेता छुपे रहे। और कुल मिलाकर केवल आरोप लगाने का काम नहीं है, लगातार निगम में बोर्ड आप लोगों का भी रहा है। क्या वाकई में शहर आज जिन हालातों में है, यूं कहा जाए लगातार बोर्ड आपका बन रहा है, अगर अब की बार के बोर्ड को छोड़ दे जिसमें कांग्रेस ने सफलता पा ली आपके बोर्ड में सेंध लगाने को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक तो वर्चस्व आप ही लोगों का रहा है। जिस हेरिटेज को संभालने की, जिस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर थी, कहीं ना कहीं जयपुर का सफाई का पायदान आप देखिए किस तरीके से विश्व में सबसे ऐतिहासिक शहर और सबसे सुंदर शहर जिसको बनाने और संवारने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर थी, एक लंबा समय आप लोगों ने राज किया, उसके बावजूद भी शहर वहीं का वहीं है। निमिषा जी, देखिए, शहर सबसे पहले शहर वहीं का वहीं ने यूनेस्को की लिस्ट में आया और इसको एक धरोहर के रूप में शामिल किया गया। अब मैं आती हूँ अपने मूल प्रश्न पर, जो उन्होंने कहा स्वर्ण कोई भूखा न सोए, तो मैं कहूंगी कोई बिल्कुल सही कहा। 5 स्टार होटलों में जो इनकी फोटो वायरल हुई, कुछ तो हुई वायरल, और जिस तरह से इन्होंने जनता की हालत पर को छोड़ते हुए जैसे कि तैसे होटलों में जाके बैठे। और रही बात निश्चित तौर पर कोविड-19 पीरियड में प्रशासकीय व्यवस्था जो थी, प्रशासन ने अपने हाथ में ली और अपनी तरह से नैतिकता, करुणा के नाते प्रशासन ने कार्य किया और कोविड-19 के बेड में की स्थितियों को संभालने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस सरकार जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के द्वंद्व के मध्य हालत खराब थी, और वहां पर ये 5 स्टार होटल्स के एरिया बदल रहे थे, जयपुर से जैसलमेर चले गए, जैसलमेर से अब कहां जाए टाइप का। तो ऐसी स्थिति में ये तो नहीं कहिए स्वर्णिम जी आप कि हम इस पर व्यस्त थे, आप सभी एक तमाशा देख रहे थे, न केवल राजस्थान अपितु पूरे नेशनल लेवल पर। आऊंगा स्वर्णिम जी, आऊंगा आपके पास में, स्वर्णिम जी आऊंगा मैं आपके पास में, स्वर्णिम जी आऊंगा मैं जी। अब रही बात सरकार की, तो सेंध मारी, सत्ता पे काबिज रहना, ये सत्ता में रहना, यही एक मुद्दा बचा है कांग्रेस के पास। जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। आज साफ सफाई की जिस तरह से कहा जाता है, और इन्होंने सेंध मारी की, उससे पहले की स्थिति आप देखिए, जो सफाई अभियान एक सामाजिक अभियान बना के प्रधानमंत्री जी ने लोकल लेवल तक लेकर आए, उसको जनता ने सहभागिता दी, और इसीलिए हम कोविड-19 के इस पैंडेमिक पीरियड में सफाई को लेकर के और जागरूक हुए। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ में मूवमेंट होता है, और जो लोकल बॉडीज होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और बाढ़ की जो आपने बताई थी स्थिति, क्या हालत बन गई, ये कह रहे हैं कि कोई उदाहरण बताइए कि कोविड-19 पीरियड में कोई पेशेंट ऐसा रहा, कोई पेशेंट, अनगिनत संख्या है स्वर्णिम जी, यहाँ डॉक्टर तक को एक वेंटिलेटर नहीं मिला है। अब आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर कैसे वर्तमान सरकार वार करती है, उनको नियंत्रित करने की कोशिश करती है, उनपे FIR करती है, किसी से छुपा नहीं है। और आप बात करते हैं कि हमने बहुत ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी कुव्यवस्थाओं से त्रस्त हो चुकी है जनता, ना आप अपराधों को नियंत्रित कर पाए। हाँ, अपराधियों को जरूर शरण दिया, निमिषा जी, तो हम नहीं, हम एक ही बात कहते हैं, स्थानीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर से
ठीक है, लौटूंगा आपके पास। स्वर्णिम जी आपके पास भी आऊंगा, और लखवीर मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े हैं, बीजेपी के रिपोर्टर हैं। आप तीनों मेहमान मेरे साथ बने रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत बीजेपी से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही निमिषा जी बीजेपी नेता मेरे साथ बनी हुई है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस लीडर के तौर पर मेरे साथ पैनल में लगातार बने हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार शहर की सरकार को लेकर के मतदान जारी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, खासतौर पर जिस तरीके से दो निगम इन तीनों शहरों में, इन तीनों बड़े शहरों में बनाए गए हैं, सरकार का प्रमुख रोल इस बार ये रहा है कि ज़्यादा जनसंख्या के लिहाज से अब की बार शहर का बेहतरीन विकास हो सके, इस लिहाज से दो निगमों का गठन किया गया है। लखवीर, स्वर्णिम जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मेरे सहयोगी लखवीर के पास जाना चाहूंगा। लखवीर, क्या कुछ चल रहा है जयपुर में? और सबसे बड़ी बात, जे आपने खासतौर पर उन वार्डों को कवर किया है चुनाव प्रचार के दौरान और उन लोगों से भी बातचीत की है, क्या कुछ समस्याएं और महत्वपूर्ण विषय वो कौन से हैं जिसको लेकर के उम्मीद जताई जा सकती है कि लोगों का डाइवर्जन वोटिंग के रूप में उन विषयों को लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ हो सकता है या आपकी बार दूसरी तरफ डाइवर्जन हो सकता है? प्रमुख मुद्दों के बारे में जानना चाहेंगे लखवीर। देखिए राकेश जी, जो शहर की सरकार यानी कि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़े जाते हैं और साफ तौर पर बिजली, पानी, सड़क, ये प्रमुख और अहम मुद्दे होते हैं जो इन चुनावों में प्रभावी होते हैं। खासतौर पर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के सौंदर्यीकरण से लेकर डेवलपमेंट तक ये तमाम मुद्दे हैं जो दोनों ही पार्टियों ने इंट्रोड्यूस किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन डॉक्यूमेंट में 40 बिंदु रखे हैं वो जयपुर के सौंदर्यीकरण से जुड़े हैं, जयपुर के विकास से जुड़े हैं। साफ तौर पर हाईटेक बनाने की जयपुर को कोशिश की गई है और इन्हीं आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के दावे और वादे ये हैं कि जयपुर को किस प्रकार से, जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जयपुर, उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, क्योंकि राजधानी मानी जाती है जयपुर। और ऐसे में राजधानी में क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ी समस्या जयपुर वासियों के लिए। जब भी कोई बड़ी भारी बारिश हो जाती है तो बड़ी नुकसान राजधानी जयपुर वासियों को होता था। इस जो 70 सालों से जो ये समस्या चली आ रही है उससे कैसे निपटा जाए, इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम अहम मुद्दे हैं। आज भी जयपुर के अधिकांश लोग बीसलपुर का पानी पीने से तरस रहे हैं, जो भी, और सीवरेज की एक बड़ी समस्या है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको दोनों ही पार्टियों ने इंट्रोड्यूस किया है। हालांकि अगर वोटिंग की अगर बात की जाए तो अभी वोटिंग में वाकई में राकेश जी कम रुझान आ रहे हैं। वोटिंग की अगर बात की जाए तो जयपुर में जागरूक मतदाता रहते हैं। जयपुर राजधानी है, शहरी क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना कहीं ना कहीं प्रभावी है। अमूमन ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 12:30 बजे के बाद में कुछ तेजी देखने को मिलेगी या लोग अपने काम से फ्री होकर के फिर बाहर निकलेंगे? हालांकि सरकार ने अवकाश घोषित किया है, लेकिन बावजूद इसके वोटिंग प्रतिशत कम है। लेकिन माना यही जा रहा है कि लगभग दोपहर 1 बजे या 12 बजे के बाद मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और वोटिंग प्रतिशत में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। अभी तक जो स्थिति है वो यही है कि वोटिंग प्रतिशत काफी कम है, रुझान जो है वोटिंग के वो काफी कम निकल कर आ रहे हैं। लेकिन 5:30 बजे तक का समय है, ऐसे में माना जा रहा है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोटिंग करेंगे। हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर कोरोना के डर की वजह से ये लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो इन्हें निकलना चाहिए, क्योंकि पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। सैनिटाइजेशन की उत्तम व्यवस्था है, उच्चतम व्यवस्था है, उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करवाई जा रही है। तो तमाम लखवीर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इन निगमों को लेकर के खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है, केंद्रीय मंत्री को इस प्रकार से स्थानीय चुनाव में उतारना और जिम्मेदारी देना, कांग्रेस का जिक्र करें तो अमूमन बड़े मंत्री शांति धारीवाल जी की बात की जाए, प्रताप सिंह खाचरेवास जी की बात की जाए, तमाम लोग जो भी एज ए कांग्रेस के दिग्गज के तौर पर जाने जाते हैं उन सबको जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। कुल मिलाकर के इस प्रकार क्या ये जो लड़ाई है, ये जो अब की बार चुनाव है, जिस तरीके से बड़े दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्या आकलन लगाया जाए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है ये चुनाव? क्योंकि जिस तरीके से खासतौर पर विधानसभा चुनाव का जिक्र अब तक किया जाता था कि केंद्रीय नेताओं के दौरे हुआ करते थे, लेकिन अब निगम चुनावों में दिग्गजों के दौरे और खासतौर पर पूरी रणनीति को दिग्गजों के हाथों में सौंप करके चुनावी वैतरणी जीतने की कोशिश किस तरीके से देख पा रहे लखवीर? वाकई में राकेश जी, ये जो चुनाव है स्थानीय चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, लेकिन
केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज राजनेताओं की साख दांव पर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हों, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों। वर्चस्व के लिहाज से इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा विपक्ष में है राजस्थान में और विपक्ष का धर्म बखूबी निभा रही है, और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि इस चुनाव को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो वाकई में ये सवाली निशान भाजपा पर खड़ा होगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रदेश में 20 महीने का जो शासन अशोक गहलोत सरकार का रहा है वो कहीं ना कहीं विफल है, और साफ तौर पर भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस सरकार ने बड़े जो धड़ेबाजी उसमें बटी हुई है, अंदरूनी कलह है, अंतर कलह है, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। जब भी शहरी निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो प्रदेश सरकार या प्रदेश में जो जिस पार्टी की जो सत्ता होती है वो यही चाहती है कि कड़ी से कड़ी जुड़ जाए, और क्या पूनिया जी की संगठनात्मक कुशलता मापी जाएगी? क्या पूनिया जी की संगठनात्मक कुशलता मापी जाएगी इस चुनाव से? वाकई में राकेश जी ये चीज मापी जाएगी, क्योंकि पूनिया जी की साख दांव पर है। इस वजह से दांव पर है क्योंकि इस बार प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने संगठन को तवज्जो दी है और तमाम विधायकों को दरकिनार किया है। संगठन के से जुड़े लोगों को टिकट भी दी गई है, दखल भी ज्यादा है, और अब चुनावी जो मुद्दे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार है, उसमें भी संगठन की प्रमुख दावेदारी है और प्रमुख दखल है। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साख दांव पर है, और जिस प्रकार से वो मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, उनका जिस प्रकार से दखल है, तो वाकई में संगठन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साख दांव पर है। ठीक है, रहमान आपके पास आएंगे। रहमान, जिस तरीके से टिकट वितरण के दौरान चीजें देखने को मिली, खासतौर पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं कई धड़ों से ऐसी खबरें निकल करके आई कि किसकी बात मानी जा रही है, किसकी बात नहीं मानी जा रही है, टिकट किसको दिए जा रहे हैं, या जिसने विधायक का चुनाव लड़ा और वो प्रत्याशी अगर हार गया और वो अगर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किसी का नाम रिकमेंड कर रहा है तो वहां बगावत किस रूट है। कुल मिलाकर के कांग्रेस में जिस तरीके की चीजें देखने को मिली, क्या वाकई में अब की बार भी खासतौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास का जिक्र किया जाए, शांति धारीवाल का जिक्र किया जाए, गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र किया जाए, तमाम वो दिग्गज नेता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मैन लीडिंग उसमें आते हैं, क्या वाकई में ये तमाम लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी इस चुनाव को लेकर के? रहमतुल्लाह खान। बिल्कुल राकेश जी, इसमें सभी जो दिग्गज नेता है, जिस प्रकार से प्रताप सिंह, आपने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी, इन सब की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि इनको जिस प्रकार से पूरे पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और इस बार कांग्रेस में बड़ी फूट रही है। और जब टिकट वितरण का जो समय आया था, उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल के बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, ज्योति खंडेलवाल को और शांति धारीवाल के बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी। यानी विधायक सारे अपने आप में ये जो खाली सिंबल लेना चाहते थे, ये भी जिक्र हुआ था, खाली सिंबल लेना चाहते थे, लेकिन इस पर गोविंद सिंह डोटासरा भी अड़ गए थे, लेकिन आखिरकार विधायकों की ही चली। सबसे ज्यादातर जो टिकटें वितरण हुई वो विधायकों के पक्ष में हुई है, नहीं विधायक जहां जिसको दिलाना चाहता है उनको दी गई है। इसको लेकर अब जहाँ सारी जिम्मेदारी वो विधायकों पर है, साथ में जो दिग्गज नेता है उन पर है, महेश जोशी पर भी है, जिस प्रकार से सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर भी मानी जा रही है, लेकिन ये तो आखिरी 3 तारीख को ही जिस प्रकार जब चुनाव रिजल्ट आएगा उसी वक्त ही मालूम चलेगा। रहमतुल्लाह खान, लखवीर आपके पास लौटेंगे। रहमतुल्लाह लखवीर आपके पास में लौटेंगे, जिस मतदान केंद्र के सामने आप खड़े हैं वहां से अपडेट आपसे लेंगे। स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने ब्लैक पेपर जारी किया, कुछ आंकड़ा मेरे पास में है। साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाना पीएम मोदी का सपना है और 40% के आसपास सब्सिडी केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन सरकार, राजस्थान सरकार इस मामले पर गंभीर नहीं है। दूसरा विषय एक ये है कि जो विकास को लेकर के फंड केंद्र से जारी होता है, राजस्थान की सरकार जानबूझकर उस पैसों को किन्हीं दूसरे कामों में यूज करने की कोशिशों में लगी रहती है। इससे जनता और शहर का विकास रुकता है। सीधे आरोप है ब्लैक पेपर जारी करने से अगले दिन वाला। स्वर्णिम जी देखिए, मैं दोनों बातों का आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने कहा ब्लैक पेपर आपके पास मौजूद ही होगा, जहां तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसको सब्सटेंशिएट किए बगैर, बिना किसी सबूत के ये और बिना किसी आंकड़ों के ब्लैक पेपर जारी किया। आपने इसमें देखा होगा, इसमें केवल कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स का, चाहे वो कोई सा भी न्यूज़पेपर रहा हो, उनका आधार बना करके आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाए। खुद ने भारतीय जनता पार्टी ने ये जहमत भी नहीं उठाई कि कहीं से जाकर के कोई आंकड़ा प्राप्त कर लें सरकारी एजेंसी से या एनसीआरबी से या किसी भी जगह से। तो वो मतलब बेसलेस और आधारहीन, जो तथ्यहीन आरोप है, उनका कोई औचित्य नहीं है।
दूसरा जो है अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का क्या कहें, वो तो ये दावा कर रहे थे कि एक किसी ब्रांड का पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ, और खुद ही कोरोना ग्रस्त हो गए। तो ये इस तरह की जो बातें करते हैं ये तथ्यहीन बातें करते हैं। कोई तथ्य रखें, कोई योजनाओं का नाम बता दे कि साहब इस योजना में इतने रुपए हमने भेजे और ये काम में नहीं लिए गए हों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोप तो अभी केंद्र सरकार पर लग रहे हैं। कम से कम 10 राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया राजस्व में जो हमारा हिस्सा है, जो राज्य का हिस्सा है, आप वो हिस्सा तो दो हमें, ताकि यहाँ पे हम विकास कार्य कर सकें, सरकार के जो जरूरी खर्चे हैं वो चला सकें। जब केंद्र सरकार के पास हमारा हिस्सा देने के लिए पैसे नहीं है या देने की नीयत नहीं है, जो भी बात है उसको नहीं दे रहे हैं और उसके लिए हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो ये तो आरोप ही इनके अपने आप ही आधारहीन और तथ्यहीन हो जाते हैं। रही इलेक्ट्रिक बसेस की बात, तो इलेक्ट्रिक बसेस तो जो चले हैं बहुत अच्छी बात है। आप 40% क्यों, आप 100% दे दीजिए ना, बसें भिजवा दीजिए, कौन मना करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकट काल में जब एक एक रुपए की कीमत है और यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और हर तरह से विकास कार्य भी करने हैं, काम धंधे चौपट हैं, बंद हैं, राजस्व की जो प्राप्ति है वो कम हो गई है, सिर्फ 40% रह गई है, तो उस वक्त तो कम से कम केंद्र सरकार को जो राज्यों का हिस्सा है, जो राजस्व प्राप्ति उन्होंने कर ली और राज्यों को देना है संवैधानिक रूप से, कम से कम वो तो दे, सहायता तो दी ही नहीं। निमिषा जी, हमारा जो राजस्व का हिस्सा है वो ही नहीं दिया। और निमिषा जी दोहरा रवैया अपनाने का आरोप है, और ये पत्र पहली बार नहीं लिखा है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा जा चुका है। लगातार राजस्थान की मांग को लेकर के पीएम मोदी को पत्र, क्योंकि एक लिहाज से अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो ऐसा पहली बार नहीं है। राज्य से संबंधित समस्याओं को लेकर के वो पत्र मीडिया में भी आता है और वो तमाम पत्र जो है प्रधानमंत्री को विकास के लिहाज से लिखे जाते हैं उनकी तरफ से। और ये मांग पहले भी उठी थी कि राज्यों का अंश जो भी हो, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस में दोहरा रवैया ना अपनाए, राज्यों का जो भी हिस्सा है उन्हें प्रॉपर तरीके से दिया जाए। कांग्रेस का सीधा आरोप है आप लोग विकास की सिर्फ बात करते हैं, विकास का पैसा देते नहीं हो। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी स्वर्णिम जी, आप योजनाओं की जो तथ्यहीनता जो ब्लैक पेपर की कह रहे हैं, तो फिर से आपने यहाँ पर आपने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर फिर से वार किया है। अपने प्रिंट मीडिया को एक सिरे से खारिज कर दिया है कि ऐसी ही खबरें अर्थात तथ्यहीन नहीं होते हैं। आप बात करते हैं कि हम योजनाओं को लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि धन नहीं है। अभी जो आपने देखा होगा कुछ समय पूर्व ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू किया है कि जब भी कोई योजना का अमाउंट आएगा तो उस योजना के अमाउंट को कैसे आपने उसको स्पेंड किया तो उसकी एनओसी जारी करनी होगी, उसके बाद दूसरी योजना का अमाउंट आता है। लेकिन सरकार एनओसी जारी नहीं करती है और नेक्स्ट अमाउंट की डिमांड करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम एक चेंज हम देखते हैं एक लॉ के अंदर और उसके आधार पर ही सरकार डिमांड करती है और वो एनओसी जारी नहीं कर रही है स्टेट की गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली वो फंड नया कैसे रिलीज करेंगे। तो ये तथ्यात्मक जानकारी स्वर्णिम जी मैं आपको भी दे रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोले स्टेटमेंट दें तो आप सोचिएगा। डेवलपमेंट की बात आप करते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी को जब जैम को लेकर आए, मोबाइल आधार और बैंक को लिंक किया, तो सबसे ज्यादा विरोध आप लोगों ने किया था यहाँ पर, क्योंकि उससे जवाबदेहिता तय हो रही है। आधार कार्ड को बैंक से लिंक किया, आज वही जैम बहुत ही इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति के लिए हुआ। कोविड-19 के इस पीरियड में हर किसी को सुविधा हुई, वो पारदर्शिता तो बढ़ा ही रहा था, जवाबदेहिता, लेकिन आज आम जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराने वाला सुरक्षा के साथ साबित हुआ है। ऐसी स्थितियों में कोविड जब पूरा स्पैन हो रहा है पूरे सोसाइटी के अंदर और वहां फैसिलिटेशन की जगह आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि और पैसा दीजिए, तो आपके पास है उसकी एनओसी दे दीजिए केंद्र सरकार को, वो आ जाएगा। मैं इसका जवाब दे देता और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी भी खुद को प्रधान सेवक कह के संबोधित करते हैं। तो केंद्र सरकार के जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, दिग्गज नेता है, वो आते हैं स्थानीय चुनाव में, क्योंकि हर कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो प्रधानमंत्री जी खुद को भी कहते हैं। तो आज स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, नकारा, गंदगी की जो अवस्था है वो आप ये देखिए। गोविंद देव जी मंदिर के पीछे तालकटोरा है, वहां पर एक जमाने में एक पिकनिक स्पॉट था। आज आप तथ्यात्मक बात कर रहे हैं ना जयपुर की, तो अब आप वहां जाके देखिए गंदगी। आज अभी जाइए, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, मैं लाइव चैलेंज देती हूँ आपको। वहां पे गंदगी हो रखी है और वहां डेंगू और मलेरिया के मच्छर डेवलप हो रहे हैं। ऐसी गंदगी
कि जो रिकॉर्ड अब आपका जो बनाने की कोशिश की जा रही है बेपरवाह होकर के, उसकी सुध लीजिए आप लोग, क्योंकि जनता जो है बहुत अलर्ट हो चुकी है। और जनता जो स्थितियां राजस्थान सरकार ने की है प्रदेश स्तर पर और जयपुर के अंदर जो स्थितियां बनाई है, उससे जनता उब चुकी है। लेकिन निमिषा जी, कथनी करनी के जो वादे, एक मिनट लेट मी कंप्लीट, कथनी करनी की जो वादे, बेरोजगारी भत्ता और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों का कर्जा माफ, कहाँ है कर्जा माफ? संपूर्ण कर्ज माफी की बात करके आप सत्ता में आए, कुछ हजार वोटों से आए आप प्रदेश की जनता सत्ता में, तो वो जो वादे थे, वादों की खाई में आप कूद गए, करनी जब करने लगे तो जाके होटल में बैठ गए। ठीक है, तो ठीक है, अपने गिरबान में देखिए, ठीक है, स्वर्णिम जी मैं आऊंगा आपके पास। स्वर्णिम जी तथ्यों की बात करेंगे तो तथ्यों के आंकड़े जो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ स्वर्णिम जी देने के लिए। स्वर्णिम जी मैं आ रहा हूँ, स्वर्णिम जी एक सवाल है मेरा, स्वर्णिम जी मेरा एक सवाल है, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निमिषा जी लास्ट पॉइंट जी, हाँ प्लीज। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की मेंबर राजस्थान आती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बात करती है, वो बोलते हैं हम आपको 1 महीने में रिपोर्ट देंगे, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वर्णिम जी जागिए, महिलाओं की आधी आबादी बहुत भयभीत है। सदस्य क्या यूपी गई थी? उत्तर प्रदेश भेजा था क्या उन्हें? बिल्कुल गई थी। हाथरस गया था कोई? चेयरमैन तक क्या कार्रवाई करके आए और किस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करके आए? झूठ मत बोलिए, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं और सबको पता है। और आपसे, आपकी केंद्र सरकार से राज्य सरकार कोई योजनाओं का पैसा नहीं मांग रही है और ना कोई भीख मांग रही है। राज्य सरकार अपना अंश मांग रही है, जो अपना संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार देना पड़ेगा। ठीक है स्वर्णिम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, स्वर्णिम जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। निमिषा जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, निमिषा जी। राजस्थान इसलिए नहीं आते, स्वर्णिम जी मैं आ रहा हूँ, की पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया था, रात को 2 बजे हो चुकी है, तेल छिड़क करके लाश नहीं जलाई थी। स्वर्णिम जी मैं आता हूँ आपके पास, स्वर्णिम जी प्लीज, वहां गए थे। स्वर्णिम जी प्लीज मैं आ रहा हूँ आपके पास, स्वर्णिम जी प्लीज मैं आ रहा हूँ, शासन है माओती है। स्वर्णिम जी प्लीज, आरोप और बहस अलग विषय है, मैं आपके पास आऊंगा, सारा जवाब लूंगा। उससे पहले निमिषा जी के लिए मेरे पास एक सवाल है। निमिषा जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयानात, आरोप लगते हैं, राजनीति में सब जायज है, तमाम विषयों पर बात होती है, राजनीति में सब चलता है। जयपुर से बाहर निकले, राजस्थान से बाहर निकले तो बिहार का जिक्र अगर यहाँ पर कर ले तो वहाँ के नेता बोल देते हैं कोरोना वैक्सीन फ्री में बांटी जाएगी। प्रधानमंत्री जी को बयान देकर के ये स्पष्ट करना पड़ता है अगले दिन या 2 दिन बाद में कि वैक्सीन सबको मिलेगी और सबको दी जाएगी। यानी कि चल क्या रहा है, केवल राजनीतिक फायदे के लिए कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी को अपना बयान स्पष्ट करना पड़ता है बाद में। यानी इतना बड़बोलापन किस बात का? देखिए, आज जो स्थितियां जो हो गई हैं कोविड-19 के पीरियड के अंदर, जो पूरा हो गया, तो एक बार जब जनता जो है जब मुद्दों को लेके चलती है तो लोकल गवर्नमेंट वहां पर जो बिहार का एजेंडा था, तो वो उस एजेंडे में ये भी कंक्लूड था, जिसको क्लियर किया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही क्लियर किया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब 3rd स्टेज पर वैक्सीन चल रही है और बार बार प्रधानमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं कि भारत की ओर देखा जा रहा है वैक्सीन के ट्रायल में, रशिया में हुआ 3rd स्टेज पर हुआ, बाकी सब जगह में ट्रायल चल रहा है, लेकिन इंडिया का जो ट्रायल हो 3rd स्टेज पर है। और ऑब्वियस सी बात है, चुनाव में जब बिहार के आए और चुनाव के अंदर जब जनता को कहा जाता है कि हम बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में उसी समय मध्य प्रदेश में भी ये कहा गया था, लेकिन विपक्ष का तो सीधा सवाल है चुनाव में जिक्र, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं ये, और मुद्दों को लपकना झपकना। हाथरस के मामले में हथियाने के लिए गाड़ी चला करके जो गए थे, वो कार क्या घूम करके राजस्थान आ सकती है? मैं तो पूछती हूँ इनसे, क्या इनको चिंता है जनता की? इनको सिर्फ इनके सत्ता में आने के लिए जो प्रकरण कर सकते हैं, जनता का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, स्वर्णिम जी जवाब लेते हैं। स्वर्णिम जी, मुद्दा विहीन विपक्ष है, स्वर्णिम जी मुद्दा विहीन विपक्ष है, सीधे तौर पर कहा है। देखिए, मुद्दा विहीन तो सत्ता पक्ष है, जो वैक्सीन अभी बनी नहीं और ये भी पता नहीं है कब बनेगी, और WHO कब उसकी सैंक्शन देगा, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन नहीं बन रही है, केवल ट्रायल हो रही है, जो वैक्सीन तो दूसरे देश की है। और उसको लेकर के अगर वादा करके और वोट लेना चाहते हैं, तो इससे बड़ा जो है दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन किसी पार्टी का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि हाथरस की घटना, अरे भाई, जो पार्टी, जिस पार्टी के नेता चिन्मयानंद और सेंगर के साथ खड़े हो सकते हैं उसके बचाव में, और पीड़िता को जो है और पीड़ित उसके परिवार को पीड़ित कर सकते हैं,
उन लोगों से खैर यही आशा की जा सकती थी, कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं 3 निगमों में 3 स्थानों पर, और मैं आपको बताता हूं कि क्यों कांग्रेस जीतेगी। यहां पे कांग्रेस इसलिए जीतेगी, पूरे 6 महीने तक जब से कोरोना महामारी का आगाज हुआ है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपना जीवन दांव पे लगा करके, अपने परिवार को दांव पे लगा करके पीड़ितों की सेवा के लिए घर घर गए। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता जब ये आरोप लगा रहे थे, प्रधानमंत्री तारीफ कर रहे थे प्रबंधन की और ये आरोप लगा रहे थे, हमारी सरकार ने कहा इनके प्रदेश अध्यक्ष को, इनके नेता प्रतिपक्ष को कि आइए आप हमारे साथ चलिए, हॉस्पिटल्स में हम दिखाते हैं कि हमने क्या व्यवस्थाएं की हैं, आप चल के तो देखिए, आप कॉलोनियों में चल के देखिए, आप क्षेत्रों में चल के देखिए कि किस प्रकार से काम हो रहा है। एक नेता ने घर से नहीं निकला, जबकि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो था वो अपनी जान की परवाह किए बजाय सैनिटाइजेशन के कार्य से लेकर के और राहत सामग्री, खाद्य सामग्री बांटने में लगा हुआ था। हमारा सीधा जुड़ाव है जनता से। आज इनका सीधा जुड़ाव नहीं है, इनको अपने तमाम नेताओं के टिकट काटने पड़े, जितने जो पार्षद थे पुराने, और एक उपलब्धि ये बताने में असमर्थ हुए कि 20 साल से इनका बोर्ड चल रहा था, इन तीनों शहरों में, तीनों निगमों में उनकी क्या उपलब्धि रही ये नहीं बता पाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आरोप लगा करके अपनी जो कमियां थी उनको ढकने का कार्य कर रहे हैं ब्लैक पेपर के माध्यम से। और दूसरा, ये निमिषा जी बार बार ये कह रही हैं कि हम जो चौथे स्तंभ को दबाने का काम कर रहे हैं। अरे वो काला कानून जो विधानसभा में वसुंधरा सरकार ने रखा था, याद है, जो जिसमें आप जो है चौथे स्तंभ का गला घोट रहे थे कि भ्रष्टाचार की तो सरकार भ्रष्टाचार करे, वसुंधरा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसकी खबर भी न छाप पाए। उसको भूला नहीं है प्रदेश कि भ्रष्टाचारी सरकार किस तरह से अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कानून लाई थी। इसलिए इस तरह की बातें और ज्ञानवर्धक बातें ना करें और अपने गिरेबान में झांक करके पहले ये देखें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एसपी मित्तल साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए। स्वर्णिम जी आपके पास लौटूंगा, निमिषा जी आपके पास भी आऊंगा। एसपी मित्तल साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और मित्तल साहब, सबसे पहला सवाल वही है, शहरों की सरकार को लेकर के मुद्दों में खींचातानी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है केंद्रीय मुद्दों को भी भुना लिया जाए और स्थानीय मुद्दों पर भी फोकस रखा जाए। वहीं सरकार का दावा है कि इन सालों में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उनके जरिए हम शहरी सरकार को जीत पाने में कामयाब होंगे। किस तरीके से देख पा रहे हैं मित्तल साहब? नहीं, देखिए, इसमें जो मुद्दे हैं ना वो तो गौण हो गए, मेरा ये मानना है। जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, एक्चुअली जो स्थानीय का जो काम है वो बड़े छोटे स्तर पे होता है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मुद्दे आ रहे हैं वो बड़े बड़े मुद्दे आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि यदि आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है, कड़ी से कड़ी जोड़नी है, तो आपको क्या नाम से निगम के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताना पड़ेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे मुद्दों को सामने ला रही है, जिस तरीके से ब्लैक पेपर जारी किया गया, और दूसरा एक और अभी उसके बाद जो विकास को लेकर जो तस्वीर सामने रखी गई, उन सबसे ऐसा लगता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं वो तो गौण हो रहे हैं और पार्टी का जो अपना नजरिया है वो सामने रखा जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो। सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हटने और डिप्टी सीएम के हटने के बाद से ये पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस को सिंबल पर किसी चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो कोटा के अंदर शांति धारीवाल जी जो नगरीय विकास मंत्री हैं, उनकी ताकत पूरी लगी हुई है। जोधपुर में मुख्यमंत्री जी की खुद की ताकत वहां लगी हुई है, और राजस्थान में जयपुर में तो पूरी सरकार वहां लगी हुई है इस चुनाव को जीतने के लिए। इसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी का देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह मुस्तैद है। जोधपुर के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो कोटा के अंदर हम देखते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र उनका है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मुद्दे हैं मित्तल साहब, वसुंधरा जी का जिक्र नहीं हो पाया है, सचिन पायलट का जिक्र अगर इस तरफ नहीं हो पाया है, मध्य प्रदेश उन्हें भेज दिया गया है क्योंकि वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं, गुर्जर बाहुल्य इलाके उन्हें कहा जा सकता है, उपचुनाव में मदद मिल सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, संघ खेमा, बीजेपी खेमा, जिस तरीके से कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा की, प्रताप सिंह खाचरियावास की अग्नि परीक्षा है, सतीश पूनिया की भी तो अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हाल सचिन पायलट और कांग्रेस को लेकर है, वो यार भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जी को लेकर भी है कि वसुंधरा राजे भी क्या नाम जिस करी है।
जिस विधानसभा का चुनाव जिनके चेहरे पे लड़ा गया 2018 के अंदर, आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में उनको अलग थलग करके रखा हुआ है, और एक नया जो समूह है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो आगे आके उसको काम कर रहा है। तो दोनों की जो पार्टी की स्थिति करीब करीब एक समान है। चलिए निमिषा जी, फाइनल कमेंट के तौर पर, समय की कमी आपके पास आना चाहूंगा, और एक फाइनल कमेंट के तौर पर एक बेहतरीन प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। किस तरीके से इस शहरी सरकार के चुनाव को आप देख पा रही हैं और क्या उम्मीद करती हैं? जी निमिषा जी। देखिए, मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से पुनः कृतज्ञ निवेदन करूंगी कि मतदाता जितने भी हों बाहर निकले और मतदान करें, क्योंकि आपका मतदान एक बहुमूल्य मतदान है और लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें आप। और राजस्थान की वर्तमान सरकार की अकर्मण्यता, अराजकता, भ्रष्टाचार और जितनी भी मुद्दे हैं उनके साथ में विकास के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, क्योंकि चाहे बिजली के दरों की बात की जाए या सड़कों की खस्ता हाल की बात की जाए या फिर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की बात की जाए, तो स्थानीय स्तर पर जयपुर के अंदर या प्रदेश स्तर पर कांग्रेस ने जो आंकड़े छुए हैं उनको खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर निगम के बोर्ड बनने हैं तो सर्वाधिक वोट दे, क्योंकि राजनीति यहाँ सत्ता के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सेवा के लिए है। तो इस सेवा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें, मैं ये अपील करूंगी। स्वर्णिम जी प्लीज कंटिन्यू। स्वर्णिम जी, देखिए मेरा मानना यह है कि ये जयपुर की, जोधपुर की, कोटा की जो जनता है वो कांग्रेस द्वारा किए गए विकास, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई सेवा के आधार पर अपना मतदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके यहाँ पे तीनों स्थानों पर, तीनों ही जगह 6 निगमों में जो है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी जो नीतियां हैं और सरकार गिराने, खरीद फरोख्त करने, एमएलए खरीदने की इन नीतियों को नकारते हुए कांग्रेस पार्टी की सेवा को नतमस्तक के आगे जो है इससे प्रभावित होकर के यहाँ पे बोर्ड बनेगा और कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा, ये निश्चित है। ठीक है, आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और कुल मिलाकर के शहरी सरकार को लेकर के मतदान का दौर लगातार जारी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों शहरों में 2-2 निगमों का गठन किया गया है और पहले चरण का मतदान आज लगातार जारी है, जो तकरीबन 5:30 बजे तक चलने वाला है। तमाम मतदाताओं से एक बार फिर से न्यूज इंडिया की भी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकले और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में भागीदार बने। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।